हमारे पास किसी ने मैसेज किया था इलेक्ट्रिक रिट्रीट का बिटकॉइन में कैसे बदलें, तो हम उसका जवाब लेके आए हैं। तो अगर आप वीडियो देखेंगे तो आप इस बारे में जानकारी ले लीजिएगा, क्योंकि बड़े मुश्किल से हमने भी तैयार किया है आपके लिए ये जानकारी। तो आइए बताते हैं क्या है, कैसे है और कैसे आप इसको बदल सकते हैं। इलेक्ट्रिक रिट्रीट को बिटकॉइन में कैसे बदले, ये उनका सवाल था। सीधा तरीका तो नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको समझ में आता है कि नहीं। तो शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक रिट्रीट को बिटकॉइन में बदलने का सीधा तरीका नहीं है, लेकिन आप बिजली का उपयोग करके बिटकॉइन माइनिंग कर सकते हैं, जो एक जटिल प्रक्रिया में जिसमें विशेष हार्डवेयर और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यहाँ बिटकॉइन माइनिंग के बारे में कुछ जानकारियाँ हम आपको बता देते हैं। बिटकॉइन माइनिंग क्या होता है? बिटकॉइन माइनिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए बिटकॉइन बनाए जाते हैं और लेन देन को सत्यापित किया जाता है। बिजली का उपयोग कैसे करना है ये भी बताते हैं आपको। माइनिंग के लिए शक्तिशाली कंप्यूटरों की आवश्यकता होती है जो बड़ी मात्रा में बिजली का उपयोग करते हैं। माइनिंग कैसे काम करती है? माइनर्स जटिल गणितीय समस्याओं को हल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं और जो भी सबसे पहले हल करता है उसे नए बिटकॉइन के साथ पुरस्कृत किया जाता है। इनमें खर्चा कितना आता है ये आपको बताते हैं। माइनिंग में खर्च ऊर्जा, हार्डवेयर और रखरखाव से जुड़े होते हैं। इनके निवेश आप बिटकॉइन माइनिंग में निवेश कर सकते हैं या बिटकॉइन खरीदने के लिए भी निवेश कर सकते हैं। ध्यान दें, माइनिंग एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें जोखिम शामिल है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा जहाँ तक हमने आपको बताया। हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। इलेक्ट्रिक रिट्रीट को बिटकॉइन में बदलने का मतलब है कि आप अपने बिजली के उपयोग को बिटकॉइन में परिवर्तित करना चाहते हैं, जो संभव है, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कुछ चरणों की आवश्यकता होती है। आप बिजली का उपयोग करके बिटकॉइन माइनिंग करके या फिर बिजली के उपयोग के बदले बिटकॉइन प्राप्त करके ऐसा कर सकते हैं। तो इतना आपको बता दिए। आइए चलते हैं आगे की तरफ। तो सवाल ये है, क्या 1000 रुपये में बिटकॉइन खरीद सकता हूँ? तो मैं बता दूँ आपको, निश्चित रूप से आप 1000 रुपये में बिटकॉइन का एक अंश खरीद सकते हैं। कई क्रिप्टो प्लेटफॉर्म का उपयोगकर्ताओं को बिटकॉइन सहित विभिन्न क्रिप्टो का आंशिक मात्रा प्राप्त करने की अनुमति देते हैं। खरीद के लिए उपलब्ध विशिष्ट अंश लेन देन के समय बिटकॉइन की प्रचलित बाजार पर निर्भर करता है। ये रहा आपका जवाब। एक बिटकॉइन में कितने कॉइन होते हैं? बिटकॉइन एक डिजिटल मुद्रा है और इनमें कोई सिक्के या नोट नहीं होते। इसे नियंत्रित करने में कोई सरकारी वित्तीय स्थान नहीं लगते। बिटकॉइन खरीदने के लिए सबसे अच्छा ऐप कौन सा है? तो ऐप है बाइकॉइन। आपने सभी क्रिप्टो ज़रूरतों के लिए भारत और दुनिया भर में खरीदने, बेचने, स्टोर करने और ट्रेड बिटकॉइन को खरीदने के लिए सबसे आसान, सबसे तेज़ और सुरक्षित क्रिप्टो वॉलेट है। एक बिटकॉइन में कितनी बिजली लगती है? एक बिटकॉइन में लेन देन के लिए खपत की गई ऊर्जा के संचालित होने वाले वीज़ा लेन देन और औसत संख्या 1195.18 किमी है। तो इतना आपको खर्चे में आएगा। और बताते हैं आपको, क्या बिटकॉइन को भारतीय रूप में बदला जा सकता है? ऑफ कोर्स, भारत में क्रिप्टो करेंसी वैध है, लेकिन कम से कम 2024 तक उन्हें वैध मुद्रा के रूप में आधिकारिक मान्यता नहीं दी गई है। इसका मतलब है कि लोग भारत में कुछ मापदंडों के अनुसार क्रिप्टो स्वामित्व खरीदे और स्थानांतरित कर सकते हैं, लेकिन भारतीय रुपये में बदले क्रिप्टो करेंसी का उपयोग नहीं कर सकते हैं।
तो ये रहा उसका जवाब। इतना आपको हमने बता दिया, बाकी की आगे बढ़ते हैं, देखते हैं भारत में बिटकॉइन कैसे खरीदें। क्रिप्टो करेंसी का कराधान। भारत में सन 2025 तक क्रिप्टो के लिए गाइड बताते हैं आपको। क्रिप्टो करेंसी प्रमुख वित्तीय नवाचार के रूप में उभर रही है जो विकेंद्रीकृत और सीमाहीन लेनदेन की पेशकश करती है। भारत में क्रिप्टो करेंसी NFT आदि जैसी आभासी डिजिटल संपत्तियां BDA अब कराधान के अधीन है, जिनके पूंजीगत लाभ पर 30% की दर से कर लगता है। साथ ही बिक्री मूल्य का 1% DTS काटा जाता है। इस लेख में हम आभासी डिजिटल संपत्तियों पर कराधान के निहितार्थों के बारे में विस्तार से जानेंगे। क्रिप्टो करेंसी है क्या? ब्लॉकचेन। आम भाषा में कहें तो क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है, जिन्हें आप करेंसी की तरह ही सामान और सेवाएं खरीदने के लिए डिजाइन किया गया है। हालांकि वे अपने विक्रय केंद्रित स्वभाव के कारण काफ़ी हद तक विवादास्पद रहे हैं, जिसका अर्थ है कि वो बैंकों, वित्तीय संस्थाओं या केंद्रीय प्राधिकरणों जैसे किसी माध्यम के बिना उनका संचालन। क्या क्रिप्टो मुद्रा है या संपत्ति? क्रिप्टो और NFT और वर्चुअल डिजिटल एसेट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इस शब्द को परिभाषित करने के लिए आयकर अधिनियम में धारा 2 को जोड़ा गया था। परिभाषा काफ़ी विस्तृत है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से क्रिप्टोग्राफी माध्यम में उत्पन्न कोई भी जानकारी, कोड संख्या या टोकन, भारतीय या विदेशी फिएट मुद्रा नहीं शामिल है। सरल शब्दों में BDA का अर्थ सभी प्रकार की क्रिप्टो संपत्ति है, जिनमें NFT, टोकन और क्रिप्टो करेंसी शामिल है, लेकिन उनमें उपहार कार्ड या वाउचर शामिल नहीं होंगे। क्या भारत में क्रिप्टो पर टैक्स लगता है? हाँ, भारत में क्रिप्टो करेंसी से होने वाले लाभ पर कर लगता है। क्रिप्टो करेंसी और अन्य BDA पर सरकार का आधिकारिक रूप सन 2022 में बजट में स्पष्ट किया गया था। भारत में क्रिप्टो करेंसी और टैक्स कैसे लगाया जाता है? क्रिप्टो और NFT जैसे आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से प्राप्त आय पर 30% प्लस 5% उपकर लगाया जाएगा यदि उसी वित्तीय वर्ष में लेन देन 50,000 या कुछ मामलों में 10,000 से अधिक हो तो 194 तहत बिक्री मूल्य पर 1% स्रोत पर कर कटौती लगाई जाती है। डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण से आय की रिपोर्टिंग करते समय अधिग्रहण की लागत को छोड़कर किसी भी कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी। डिजिटल परिसंपत्तियों को उपहार में देने पर प्राप्तकर्ताओं कर देना होगा। क्रिप्टो टैक्स उन सभी निवेशकों पर लागू होता है, चाहे वे निजी हो या वाणिज्यिक, जो वर्ष के दौरान डिजिटल परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करते हैं। कर की दर अल्पकालीन और दीर्घकालीन लाभ के लिए समान है। डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली हानि को किसी अन्य आय के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जा सकता, यहाँ तक कि अन्य डिजिटल मुद्रा से होने वाली आय के विरुद्ध भी नहीं। क्रिप्टो लाभ को ITR में अनुसूचित BDA के तहत रिपोर्ट किया जाना चाहिए। इसलिए क्रिप्टो करेंसी के व्यापार, बिक्री या स्वैपिंग से होने वाले लाभ पर एक समान 30% प्लस 50% अधिभार कर लगाया जाएगा, भले ही आय को पूंजीगत लाभ या व्यावसायिक आय के रूप में माना जाए। इस कर के अतिरिक्त 50,000 रुपये या कुछ मामलों में 10,000 रुपये अधिक क्रिप्टो की परिसंपत्तियों
की बिक्री पर 1% DTH भी लागू होगा। भारत में कौन से क्रिप्टो लेनदेन पर कर लगता है? यदि आप निम्नलिखित में से किसी भी लेनदेन में शामिल होते हैं तो आपको 30% कर का भुगतान करना होगा। जैसे हम बताते हैं आपको, वस्तु या सेवाओं की खरीद के लिए क्रिप्टो करेंसी खर्च करना, क्रिप्टो करेंसी का अन्य क्रिप्टो करेंसी से आदान प्रदान, INR जैसी फिएट मुद्रा का उपयोग करके क्रिप्टो करेंसी का व्यापार करना, किसी सेवा के भुगतान के रूप में क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करें, उपहार के रूप में क्रिप्टो करेंसी प्राप्त करना, क्रिप्टो करेंसी खनन, क्रिप्टो करेंसी में वेतन प्राप्त करना, क्रिप्टो स्टेकिंग और स्टेक लाभ अर्जित करना, एयरड्रॉप प्राप्त करना। क्रिप्टो पर टैक्स की गणना कैसे करें? आइए इसकी गणना भी हम आपको बता देते हैं। वीडियो लंबा हो जा रहा है, पर एक ही वीडियो में सब कुछ समझाना ज़रूरी है। जब आप जानते हैं कि आपको क्रिप्टो के अपने लाभ पर 30% कर देना होगा, तो आइए देखें कि लाभ की गणना कैसे करें। लाभ कुछ और नहीं बल्कि विक्रय मूल्य लागत मूल्य है। क्रिप्टो वही खाता। जब आपके पास अलग अलग एक्सचेंज और वॉलेट में बड़ी मात्रा में लेन देन होते हैं तो क्रिप्टो पर कर की गणना काफ़ी जटिल होगी। इसलिए ऐसे सभी लेन देन संबंधित और समेकित करने के लिए क्रिप्टो बुक कीपिंग सॉफ्टवेयर और लागू करने की आवश्यकता है। इससे आपको कैपिटल गेन रिपोर्ट, होल्डिंग रिपोर्ट आदि जैसी रिपोर्ट बनाने में मदद मिलेगी। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं जो हम आपको बताते हैं। विभिन्न एक्सचेंजों और वॉलेट से जमा, निकासी, टेंडर आदि जैसे सभी लेन देन को आयात करना। सॉफ्टवेयर संचालित रूप से जमा, निकासी, स्टेकिंग, आय, व्यापार आदि जैसे लेन देन को पहचान लेगा। वर्गीकरण हेतु लंबित प्रविष्टियों को अपकृत किया जाना आवश्यक है। अंतिम चरण समापन शेष राशि का सत्यापन है। यह सुनिश्चित करता है कि वास्तविक होल्डिंग्स के अनुसार समापन शेष राशि पुस्तकों में मेल खाती है। आगे बढ़ते हैं। क्रिप्टो लेनदेन पर DTH को समझना। स्रोत पर कटौती। DTH का उद्देश्य क्रिप्टो व्यापारी और निवेशकों पर तब कर लगता है जब वे लेन देन करते हैं और स्रोत पर एक निश्चित प्रतिशत की कटौती करते हैं। क्रिप्टो के लिए DTH दर 1% निर्धारित की गई है। निम्नलिखित तालिका क्रिप्टो लेनदेन से संबंधित DTH अनुपालन प्रस्तुत करती है। ये तालिका बनाई गई है जिसमें समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी कोशिश करते हैं। जैसे लेन देन का प्रकार, DTH काटने के लिए उत्तरदायित्व व्यक्ति होता है। NRI खरीदारी को खरीदार, इंडियन एक्सचेंज के माध्यम से एक्सचेंज स्वयं, विदेशी मुद्रा के माध्यम से खरीदार। P2P स्थानांतरण खरीद, क्रिप्टो के लिए क्रिप्टो क्रेता और विक्रेता दोनों। ये था तालिका उसका। बढ़ते हैं आगे। एयर ड्रॉप पर कर। एयर ड्रॉप से तात्पर्य क्रेडिट करेंसी टोकन या सिक्कों को सीधे विशिष्ट वॉलेट पतों पर वितरित करने की प्रक्रिया है, आमतौर पर बिना किसी विचार के। एयरड्रॉप का उद्देश्य टोकन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और नई मुद्रा के शुरुआत चरणों में तरलता बढ़ाना है। एयरड्रॉप पर 30% कर लगता है। ऐसे एयरड्रॉप अन्य स्रोतों के आय के अंतर्गत योग्य है। एयरड्रॉप पर कितनी राशि पर कर लगेगा? क्रिप्टो प्राप्त करना एयरड्रॉप पर नियम के अनुसार निर्धारित मूल्य पर कर लगाया जाएगा, अर्थात एक्सचेंज या डेस्क पर प्रति की तिथि पर टोकन के उचित बाजार मूल्य पर कर समान स्लैब दरों पर लगाया जाएगा। बाद में उन्हें बेचें, स्वैप करें या खर्च करें। यदि आप बाद में उन टोकन को बेचते हैं, स्वैप करते हैं या खर्च करते हैं तो अर्जित लाभ पर 30% कर लगाया जाएगा। जिस राशि पर पहले कर लगाया जाएगा उसे अधिग्रहण की लागत के रूप में दावा किया जा सकता है।
उदाहरण में बता दें आपको, मान लीजिए कि श्री बाप को 1 अप्रैल सन 2022 को एयरड्रॉप के रूप में 20,000 ABC टोकन प्राप्त होते हैं, लेकिन ये टोकन एक्सचेंज या डेक्स पर ट्रेंड नहीं होते, फिर कोई कर ही नहीं लगाया जाएगा। इस मामले में 20,000 रुपये पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। अब यदि बी प्राण ई टोकन को 50,000 रुपये से बेचते हैं तो 20,000 रुपये को लागत माना जाएगा और शेष 30,000 रुपये पर 30% कर लगेगी। तो ये थी क्रिप्टो करेंसी खनन पर कर। खनन के तात्पर्य शक्तिशाली कंप्यूटरों या विशेष खनन हार्डवेयर का उपयोग करके ब्लॉकचेन नेटवर्क पर लेन देन को सत्यापित करने और रिकॉर्ड करने की प्रक्रिया से है। ब्लॉकचेन नेटवर्क में लेन देन नोड्स या कंप्यूटर में से एक सामूहिक द्वारा सत्यापित किए जाते हैं, जिन्हें माइनर्स कहा जाता है, जो जटिल गणितीय पहेलियों को हल करने के लिए तात्पर्य करते हैं। पहेली को हल करने के लिए पहला माइनर को एक निश्चित मात्रा में क्रिप्टो करेंसी से पुरस्कृत किया जाता है, जो नेटवर्क के आधार पर अलग अलग होती हैं। खनन को प्राप्त आय पर 30% की दर से कर लगाया जाएगा। क्रिप्टो माइनिंग के लिए अधिग्रहण की लागत को बिक्री के समय लाभ की गणना के शून्य है। अधिग्रहण की लागत में बिजली या बुनियादी ढांचे की लागत जैसे किसी भी खर्च को शामिल नहीं किया जा सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। एक वीडियो बनाने में 1 घंटे से 2 घंटे लग जाते हैं, तो काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो आप लोग इस पर लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आपको जिस पर डाउट होगा वो कमेंट करिएगा, हम उस पर एक वीडियो और फिर से बनाएंगे जो कि आपको समझ में आए। ये उनके लिए था वीडियो जिन्होंने कमेंट में पूछा था, तो उनका वीडियो मैंने डाल दिया, आप देख लें और समझ लें। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।